सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट, और ये बच्चों हमारी ठोस अवस्था की 5वीं वीडियो है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल की, या प्रीमिटिव यूनिट सेल जिसे हम बोलते हैं। और इस यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था जो परमाणु होता है वो केवल कॉर्नर पे होता है, और किसी एक कॉर्नर का जो परमाणु होता है वो 8 नई यूनिट सेल से जुड़ा होता है। कितनी यूनिट सेल से बच्चों? 8 नई यूनिट सेल से जुड़ा होता है। और किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में केवल 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक कॉर्नर पर कितना एटम होता है बेटा? 1/8। तो कुल मिलाकर बच्चों जो एटम होता है यूनिट सेल में वो कितना होता है? 1। तो आपकी जो प्रीमिटिव यूनिट सेल होती है बच्चों, जो बेसिक या आपकी प्रीमिटिव यूनिट सेल कहें, या आद्य कोष्ठिका कहें, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहें, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी बच्चों? 1। दूसरी यूनिट सेल जो आपके सामने है बच्चों वो है वो है BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इस सेल में हमने बताया था बच्चों की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक परमाणु तो आपका लास्ट जो आपके 8 कॉर्नर हैं उन सभी पे होता है 8 × 1/8। टोटल कितना होता है? 1। और एक परमाणु बॉडी के सेंटर में होता है। किस में होता है बच्चों? बॉडी के सेंटर्ड में। इस प्रकार कुल जो एटम होते हैं BCC में वो होते हैं बेटा 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीमिटिव यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 1 होती है। और BCC यूनिट सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। तो बात करते हैं बच्चों थर्ड यूनिट सेल, जिसका नाम था FCC, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित जो आपकी थी बच्चों, ये डायग्राम गलती से लग गया है बच्चों, तो इस डायग्राम को छोड़ दीजिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था जो परमाणु होता है बच्चों वो होता है आपका कॉर्नर पर। कहाँ पर होता है? कॉर्नर पर। तो 8 कॉर्नर होते हैं, और 8 कॉर्नर पे एटम जो कुल मिलाकर होगा 8 × 1/8। टोटल कितना होगा बच्चों? 1। क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, और एक कॉर्नर पर जो परमाणु होता है वो 1/8 होता है। और क्योंकि ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसलिए इसमें परमाणु कहाँ पर होता है? फेस में होता है। किसमें होता है? फेस में। तो टोटल फेस कितने बताए थे बच्चों आपको? 6। जिस तरीके से आपके रूम में 6 फेस होते हैं, जैसे 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, ठीक उसी प्रकार से किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, और एक फेस में जो परमाणु होता है बच्चों वो होता है 1/2। तो 6 × 1/2 = 3। तो कुल मिलाकर आपके FCC यूनिट सेल में जो परमाणु होते हैं वो होते हैं आपके 3 1 + 3 = 4। तो बच्चों बात करते हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। प्रीमिटिव यूनिट सेल में टोटल परमाणु 1, और आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु हो गए बच्चों 2। FCC में हो गए आपके 1 + 3 = 4। और एक यूनिट सेल बताई थी आपको ECC, उसमें भी कितने परमाणु होते थे बच्चों? 2। तो आइए आज का जो लास्ट वीडियो में हमारा दूसरा टॉपिक था वो था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं। इसका मतलब बेटा परमाणुओं को किस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें मैंने बताया था कि एक विमा जो निबिड़ संकुलन होता है उसमें केवल एक ही विधि होती है, और विधि ये है कि आप इसमें लीनियर में रख सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस विधि में बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक परमाणु निकटतम 2 परमाणुओं से अटैच होता है। मान लीजिए एक परमाणु है और आपने लीनियर में रखे हैं, तो कोई भी एक परमाणु नेक्स्ट 2 परमाणु से टच होता है, इसलिए इसकी सह संयोजन संख्या या उपसह संयोजन संख्या वो कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक विमा निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है बच्चों। और 2D में द्विविमा निबिड़ संकुलन बच्चों 2 प्रकार का होता था। पहला जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरा भी बच्चों आपके सामने है। पहले को बोलते हैं बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप इसमें देख रहे हैं जो पहली वाली रो है, जो एटम्स हैं, ठीक उसके ऊपर या नीचे से स्टार्ट करें, जो परमाणु की सीरीज नीचे है ठीक उसके ऊपर परमाणु रखे गए हैं। जिस सीरीज में पहले वाली एटम है ठीक दूसरी रो में भी उसी प्रकार से रखे गए हैं, इसलिए इस टाइप को बोलते थे AA टाइप। और इसमें उपसह संयोजन संख्या बच्चों होती थी 4। आप देख रहे हैं कोई भी एक परमाणु वो निकटतम 4 परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती थी? 4। दूसरा जो आपका होता है 2D में, वो आप देख रहे हैं कि निकटतम 6 परमाणु से जुड़ा होता है, और इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी, यानी कि 6 होगी। और इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो पहली रो रखी जाती है तो जो दूसरे परमाणु होते हैं वो पहले रो के जो बीच में स्थान होता है उसमें रखे जाते हैं। मान लीजिए आपकी फर्स्ट रो है बच्चों,
तो जो दूसरा परमाणु रखा जाएगा वो इन दोनों के बीच से होता हुआ रखा जाएगा। तो इसलिए इसका जो टाइप है वो होता है ए बी टाइप। कौन सा होता है बच्चों? ए बी टाइप। दूसरा था बच्चों हमारा 3D में, और 3D में भी बच्चों डायरेक्शन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 तरीके से आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते थे। पहला बच्चों कि आपने इसमें, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसी रो बच्चों फर्स्ट रखी थी, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट रो है, इसके बराबर में आपकी सेकंड रो है, और जो इसके ऊपर परमाणु रखे जाएंगे वो बिल्कुल इसी के ऊपर रखे जाएंगे, इन्हीं परमाणु के। मतलब ए सीरीज जो होगी, बी उसके जो नई सीरीज होगी, परमाणु के ऊपर परमाणु रखा जाएगा, इसलिए इसे आप ए टाइप फॉर्मेशन भी कहते थे या कहते हैं। द्विम षटकोणीय जो था इसमें बच्चों, मतलब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर, इसमें 2 प्रकार की संभावनाएं पॉसिबल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जो पहली है आपकी वो ये है कि जो आपके परमाणु होते हैं उनके जो बीच में स्थान होता है, अगर उसमें परमाणु रखा जाता है तो उसे बोलते हैं आपकी द्विमीय परत को, या जो सेकेंडरी परत होती है, द्वितीय परत होती है, उसको प्रथम परत के ऊपर रखकर। तो बच्चों इसमें 2 प्रकार की जो रिक्तियां हैं थी वो बनती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। देखें कि मान लीजिए 3 एटम है बेटा, और इन एटम के ऊपर एक एटम रखा जाएगा, तो इन तीनों एटम के बीच में जो रिक्त स्थान रहेगा उसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुष्फलकीय रिक्ति। ये आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, और जहाँ जहाँ डायग्राम में टी लिखा हुआ बच्चों वो चतुष्फलकीय रिक्ति को ही रिप्रेजेंट करता है, और ओ जो है बच्चों वो ओ का मतलब ऑर्थो, मतलब वो अष्टफलकीय रिक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 प्रकार की रिक्तियाँ पॉसिबल हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं वो निविड़ संकुलित गोलों के बराबर होती हैं, और चतुष्फलकीय जो होती हैं वो उसका जस्ट डबल होती हैं। तो तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखकर जो इसका दूसरा टाइप है वो आप देख सकते हैं। इसमें भी 2 टाइप बच्चों पॉसिबल होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसमें ये होता है कि जो आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं फर्स्ट लेयर में, अगर आप उन्हें कवर कर देते हैं, देखो लिखा हुआ है कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं। जैसे बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनी थी? जब एक परमाणु दोनों परमाणु के बीच में रखा जाता है, ठीक साइड में रखा जाता है। जैसे एक बार फिर देख लें बच्चों, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं, मान लीजिए बच्चों ये पहली रो है और ये आपकी दूसरी रो है, तो ये जो आपका स्पेस होगा, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, ये स्पेस आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। अगर आप इसे कवर करते हैं तो फर्स्ट टाइप बच्चों आपका होता है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, मतलब चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं आप उन्हें कवर कीजिए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, मतलब कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो सेकंड था बच्चों आपका वो था अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। इसमें जो आप करते हैं, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती हैं